देखो इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो अनीस हुसैन प्रिपरेशन पेपर उन्होंने जो देते हैं वो उनमें जो न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए भाई ये सारे न्यूमेरिकल हैं, मैंने इसको बहुत ही छोटे से पेपर पे लिखा हुआ है। क्या है ये न्यूमेरिकल का नंबर है, हमारे पास बुक है, हम इस नंबर को देखेंगे और इनका इंशाल्लाह से सॉल्यूशन करेंगे। और ये हो सकता है कि इन्हीं में से ही पेपर अरे हो सकता है क्या है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से अगर इतने ज़्यादा हैं इनको जल्दी से क्विक हमारा सोल्यूशन होगा और आपका भी क्विक रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका रिस्पांस होना चाहिए। जिस तरह से हमारा आपको रिस्पांस आपको मिलेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी। कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैंने ये प्रैक्टिकल सेंटर के अभी कंप्लीट करा दिया, आदम जी कोचिंग सेंटर के करा दिए, मुख्तलिफ जो कॉलेज हैं दिल्ली कॉलेज और बाकी और बहुत से कॉलेज हैं, मुझे नाम नहीं आ रहे, सेंट लॉरेंस कॉलेज। इसके अलावा मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद भी हैं और बाकी वीडियोस आ भी रही हैं। मैक कॉलेजिएट के अभी तक पेपर नहीं हुए, जैसे ही वो पेपर होंगे मैं फ़ौरन उसी दिन आप वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आपने एक गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दूसरा का भी भला होना चाहिए। तो बिना ही टाइम जाए कि हम न्यूमेरिकल का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 है 3, 4, 9, 11। तो ये न्यूमेरिकल है और ये क्या है, नीचे सॉल्व्ड है। तो 11.2, 11.3, 11.4 ये बुक की जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उनको आपने देखना है। बाकी ऊपर जो है उनका मैं सोल्यूशन करा देता हूँ, ठीक है। तो 3, 4, 9, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक है, तो ये है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं डेटा बना लेता हूँ, नज़र आ रहा होगा, देखें फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा वी से शो करते हैं और ये हमें फाइंड करना है। आगे क्या है, ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फेयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस, ये रेडियस है तो आर से शो करते हैं 0.4 मीटर। आगे क्या है, व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हीट हो रही है और इसके चेंज वॉल्यूम का जो चेंज है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर जो T1 है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो इसका हमने सॉल्यूशन करना है। हाँ भाई चले मैं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्फेयर है, जो कि स्फेयर की बात कर रहे हैं और रेडियस दिया गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी आई, अच्छा वॉल्यूम है तो बीटा आएगा, बीटा डेल्टा टी। ना बीटा है ना वी आई है, तो सबसे पहले वी आई मालूम कर लेते हैं, उसके बाद बीटा मालूम कर लेंगे फॉर वी आई, ठीक है। मैं अभी जो हिसाब किताब जो अभी मैं करूँगा वो किसका हिसाब किताब होगा, वो वी आई का हिसाब किताब होगा। तो वी आई के लिए ये फॉर्मूला है, वी आई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो आर दिया हुआ था ना रेडियस, वो इसीलिए दिया हुआ था कि हम वी आई निकालें। 4/3 पाई का पाई आएगा और रेडियस कितना है 0.4 और उसका हमने क्या करना है क्यूब लेना है। तो यहाँ से कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा वी आई। हमारी वी आई की वैल्यू आ गई है। अब हम कर लेते हैं काम भाई बीटा के लिए, क्योंकि बीटा नहीं है ना हमारे पास, देखो डेटा में बीटा गिवन ही नहीं था। तो बीटा के लिए काम करने के लिए हमें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। लेकिन हमारे पास तो अल्फ़ा भी नहीं है ना, अल्फ़ा नहीं है, तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें गिवन है, पेपर में गिवन होगी। अभी यहाँ पर बुक में कहीं अल्फ़ा का निशान दूर दूर तक नहीं था। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो तो यहाँ कहीं अल्फ़ा वगैरह नहीं था, लेकिन पेपर में गिवन होगा, क्या लिखोगा आखिर में, अल्फ़ा बराबर है अल्फ़ा की वैल्यू। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू हमें बुक से मिल जाएगी पेज नंबर 5 पे, आपको ज़्यादा वो तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में मौजूद होगी। तो बुक में हमारे पेज नंबर 5 पर जो लिखी हुई है अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अच्छा तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू 10 की पावर -6 और ये हमारे पास फाइनली बीटा आ जाएगा। यहाँ से हमारा बीटा भी आ गया, वी आई भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में वी आई और बीटा पुट करेंगे, डेल्टा टी तो हमें पता ही है। डेल्टा टी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा, देखो वी आई कितना था, ये है 0.268 ये वी आई है। और अभी बीटा कितना है, यहाँ बीटा पुट करना है, बीटा अभी आया, ये है 7.2 इंटू 10 की पावर -5। और डेल्टा टी का क्या मतलब होता है, डेल्टा टी का मतलब हमारे पास 2 टेम्परेचर होते हैं हमेशा इन सवाल में, ये देखो T1 और T2। तो T2 में से T1 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। क्यों, 100 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा। तो इस पूरे को हमने कैलकुलेटर पर पुट करना है और हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00193 मीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर है।
तीसरा न्यूमेरिकल जो करना था बुक का, वो तीसरा न्यूमेरिकल अब हो गया। अब चौथे न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं कि चौथे न्यूमेरिकल में क्या है, उसका डेटा बनाते हैं। भाई चौथा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 800 केल्विन का, 800 केल्विन का मेरे पास टेम्परेचर दे रहा है, और वो बोल रहा है कि रूट मीन वेलोसिटी फाइंड करो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छा R फॉर रूट, M फॉर मीन और स्क्वायर स्पीड, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन क्या है ये फाइंड करनी है हमने, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बोर्ड में हमें ज़रूर दिया जाएगा। वो क्या चीज़ दिया जाएगी, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन में वो बुक वाले ज़रूर देंगे। हाइड्रोजन का जो वज़न है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है, मॉलिक्यूल समझते हैं क्या होता है, वो एक नहीं होता, दो होते हैं, H2 होता है, ठीक है। तो 3.34 × 10⁻⁻27 kg मास ऑफ इसका दे दिया। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी जब पेपर आपके पास आएगा इंशाल्लाह तो उसमें लिखा होगा बोल्ट्स कांस्टेंट, अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो मैंने सिर्फ बोल्ट्स कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा, उसे हम k से शो करते हैं, और वो होता है 1.38 × 10⁻23। हाँ भाई बस इतना सा काम था, ये डेटा हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, कौन सी फॉर्मूला और कौन सी वैल्यू। लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ना, कुछ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T = 2/3 1/2 mv²। ये जो है ना v², v के ऊपर जो लाइन डली हुई है, यही है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। तो हमने इसको अलग करना है। अलग कैसे करेंगे, बाकी चीज़ें इसके साथ जो भी है ना उस तरफ चले जाएंगी। 3 के यहाँ पर डिवाइडर है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, T3 के, अच्छा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा 2। और ये देखो ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा। ये जो आप इसे माइनस नहीं समझिएगा, ये रूट के ऊपर है, इसे बार भी कह देते हैं, ठीक है। तो यही हमारे रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी है। अब यहाँ पर देखो, इस 2 से इस 2 को मैं काट सकता हूँ ना, तो मेरे पास बचेगा क्या, 3T/m। ये हमारी आ गई वेलोसिटी का फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा। रूट यहाँ पर लगेगा 3T/m। आप एक काम कर सकते हैं, ये सब कुछ करने के बजाय डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लिख के अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी लिख देंगे तो कोई मसला थोड़ी है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा 3 का 3। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 800 है। और के की वैल्यू कहाँ है, के की वैल्यू वो है, अच्छा यहाँ पर आपने के की वैल्यू लिखनी है। मास कितना है, वो मास पुट करना है जो वहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, 149 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल की जानिब। दूसरा अब कौन सा है, 3 हो गया। अब 9th है, नवा न्यूमेरिकल बुक का। हमारा जो नंबर 9 है, ये है आ हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क। तो ये क्या है, W है, W कितना है, 200 जूल। साथ के साथ लिखते भी जाते हैं। आगे क्या है, इन ईच साइकिल एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 20%। एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी को हम ई भी लिख सकते हैं, वरना इसका जो वो है उस स्पेशल इसका एक ये है, ईटा इसे बोलते हैं, यूँ लिखते हैं, लेकिन हम ई लिखेंगे। एफिशिएंसी कितनी है, 20%। आगे क्या, फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। मतलब कितनी वो अपने अंदर जज्ब करेगा और कितनी वो रिपेल करेगा, मतलब अपने से फेंकेगा। तो हीट एब्जॉर्ब को हम, हीट है इसीलिए Q1 कहेंगे, और हीट एक्सपेल्ड को हम Q2 कहेंगे, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूले से हमारा इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा। वो क्या फॉर्मूला है, एक ही तो नहीं, एक लगेगा लेकिन 2-3 दफ़ा लगेगा। आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हमारे पास मिलेगा क्या, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हमें Q1 की वैल्यू मिलेगी। तो Q1 और Q2 ही मालूम करना है ना। जो हमारा आउटपुट है, अच्छा E की वैल्यू कितनी है, 20।
आउटपुट क्या है, वो जो हमें आउटपुट करके मतलब वो दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 200 जूल का काम करके दे रहा है, वर्क करके दे रहा है, तो इसे हम 200 जूल लिख देते हैं। इनपुट जो हम उसे दे रहे हैं, जो हम उसे देंगे वो हीट होगी और वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो Q1 होगी। तो Q1 को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि Q1 फाइंड करनी और 100 का 100 आ गया। यहाँ से मैं Q1 यहाँ लेके आ देता हूँ 20 इसके नीचे और 100 को इससे, इसको सॉल्व करते हैं तो Q1 आ जाएगा 1000 जूल, इसका आंसर आ गया। अब Q2 फाइंड करना है तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है। तो Q2 वहाँ ले आए, W यहाँ ले आए, क्योंकि Q2 माइनस में है ना, तो इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे और W यहीं पर आ जाएगा। तो देखो Q2 बराबर है Q1 माइनस W। Q1 अभी आया है 1000, W पहले से आया हुआ था, और Q2 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 800 जूल। अब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो दो आंसर हो गए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी इख्तिताम को पहुँचे। तो अब बढ़ते हैं चौथे न्यूमेरिकल की जानिब। न्यूमेरिकल हमारा 9वां भी हो गया, अब 11वां न्यूमेरिकल करना है जो हमारी बुक के प्रॉब्लम में है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर कौन सा होता है हमारा, टेम्परेचर T2 जो होता है वो लो टेम्परेचर होता है और ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखें, थोड़ा सा हो रहा, हाँ तो भाई लो टेम्परेचर है। अच्छा, एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 40%, तो ये इनिशियल एफिशिएंसी है, तो इसे हम E1 का नाम दे सकते हैं, 40% है। अच्छा आगे देखो भाई, आगे क्या हो रहा है, इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। ये बोल रहा है कि मैं अपनी एफिशिएंसी, इसे E1 का नाम देते हैं, इसे EF का, अगर ये मैं 50% एफिशिएंसी कर दूँ, ठीक है, मैं अपनी एफिशिएंसी 50% करना चाहता हूँ, बाय हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज, मतलब हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है ना वो कितना बढ़ेगा, तो वो हमें चेंज इन हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर मालूम करना है, ठीक है। तो चेंज इन में से T1 कह देते हैं क्योंकि T1 हॉट होता है। सोल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास T1 डेल्टा T निकालने के लिए ना ये चीज़ें होनी चाहिए। डेल्टा T निकालने के लिए हमें T1, अच्छा डेल्टा T1 है ना, तो इसके लिए 2 T1 होने चाहिए, एक T1 होना चाहिए बड़ा और दूसरा होना चाहिए उससे छोटा या उससे बड़ा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा T1 माइनस T1 डैश, मतलब 2 T1 होने चाहिए डेल्टा T1 निकालने के लिए, कहने का मकसद ये था। लेकिन हमारे पास तो एक T1 भी नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को यूज़ करके T1 निकालेंगे, फिर इन दोनों को यूज़ करके T1 निकालेंगे, पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे फिर इन दोनों को यूज़ करेंगे, 2 T1 आ जाएंगे, फिर उनका डेल्टा निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी करते हैं। सबसे पहले इसे हमने केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 280। इसी को एक दफ़ा यूज़ करके T1 करना है, तो ये फॉर्मूला तो यही पुट होगा, क्या होगा इसका, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से मैंने T1 को अलग करना है, तो कैसे अलग करूँगा, ये 100 डिवाइड हो रहा है वहाँ के मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ पर E1 में पुट करूँ, ठीक है, पहले मैं 40 पुट करूँगा, 40 अपॉन 100 प्लस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1। अब अगले स्टेप में T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 40 अपॉन 100, और अबे क्या हो रहा है यार, क्या कर दिया, तो यार हमें T2 को अलग करना है, तो अभी करते हैं। देखो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, E1 के नीचे 100 आ गया और यहाँ पर जो बचेगा वो ऐसे ही लिख देते हैं, T2 अपॉन T1 बच गया, ठीक है, ये 1 है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा, E1 अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस T2 अपॉन T1। ये माइनस कहाँ से है, ये वाला माइनस आया, इसके साथ जो प्लस था वो उधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, बस जो भी आंसर है वो हमने इसे यहीं पर ही रखना है, बस यहीं पर वैल्यू पुट कर दो, और क्या। E1 कितना था, 40 अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू T2 कितना है, T2 हो रहा 280 अपॉन T1। इसे सॉल्व करो और उसके बाद T1 को यहाँ भेज देंगे और इस पूरी वैल्यू को 280 के नीचे भेज देंगे। सॉल्व करने पर आंसर आया है मेरे पास -0.6 और इज इक्वल टू -280 अपॉन T1। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कट गया। अब देखो T1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ जो भी चीज़ है वो इसके नीचे आ जाएगी, 280 अपॉन
6। इसे सॉल्व करेंगे तो T1 आ जाएगा। कितना आएगा T1? T1 आ जाएगा 466.67 केल्विन। अच्छा, यहाँ से T1 आ गया, ठीक है। अब दोबारा से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन एफिशिएंसी कौन सी पुट करेंगे? 40 नहीं पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे, ठीक है। दोबारा से सेम फॉर्मूला होगा। तो E2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। सेम वही करेंगे, 100 को इसके नीचे ले जाऊंगा, T1 को वहाँ ले जाऊंगा, फिर बिल्कुल वही करूंगा, लेकिन एफिशिएंसी अलग करूंगा। लेकिन मैं इसको जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको अलग किया, 100 को यहाँ ले गया, बाकी बिल्कुल सेम पिछली तरीके जैसे करते गए, लेकिन यहाँ पर मैंने E2 की जगह 50 पुट किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं की, बाकी सब कुछ पिछला तरीके से किया। तो T1 डैश मेरे पास आ गया 560। तो यहाँ पर डेल्टा T वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस से 93 आएगा, और यही हमारा आंसर है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल हो गए। बाकी आपके सॉल्व जो हैं बुक में एक्सरसाइज के, वो आपने करने। अब हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 और 9 है। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको मैंने देखा है, बहुत ही अजीब किस्म का है। काफ़ी जगह पे मैंने सोल्यूशन भी गूगल पे सर्च किया है, लेकिन ये आसान सोल्यूशन मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, जो अगली वीडियो बनाऊँगा ना, तो उसमें इसका जो आसान सोल्यूशन मिला तो वो कर दूंगा, वरना जो सोल्यूशन है इधर उधर है गूगल वगैरह में, नोट्स वगैरह में, तो उसी का सोल्यूशन कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसका जो इजी सोल्यूशन है, चार्ज ही फाइंड करें, बहुत सारे तरीकों से फाइंड हो सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से इसको सोल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है 5वें के बाद है 9वां। तो 9वें को देखते हैं कि नंबर 9 में क्या है। नंबर 9 जो है इसका ये है, इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आ प्रोटोन ऑफ मास दे रहा है प्रोटोन का, कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर 27 kg। प्रोटोन ऑफ मास, अरे -27 होगा, इतना वजन थोड़ी हो सकता है। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। प्रोटोन का वजन -27 kg होते हैं, प्लस में तो 27 हो गया, तो फिर बस ये तो ज़मीन के वजन से भी ज़्यादा हो गया। एंड चार्ज, ये इतना चार्ज है। चार्ज को कैसे क्यू से शो करते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज टू हेल्ड बिट मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इसको मैं आर से शो कर दूं, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। फाइंड द वोल्टेज, वी फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू अप्लाई बिटवीन द प्लेट, ठीक है। वोल्टेज फाइंड करना है, तो करते हैं वोल्टेज फाइंड। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर वो बोल रहा है, वो क्या चीज़ बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशनलेस दो प्लेट है हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, जो चार्ज है इसके बीच में है, ठीक है। तो यही चार्ज हमने वोल्टेज फाइंड करना है, जो ये चार्ज इसके अंदर है वो बीच में है। तो इसका मतलब क्या है? अपवर्ड फोर्स बराबर है डाउनवर्ड फोर्स के, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने ये चीज़ लिख देनी है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फॉर डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स बराबर है डाउनवर्ड फोर्स के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका फोर्स है वही बराबर है इसके वेट के बराबर है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं F किसके बराबर होता है? क्यू ई के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वाले फॉर्मूले से आया, और ये W किसके बराबर होता है? एम जी के। तो F की जगह मैं क्यू ई लिखूंगा और W की जगह एम जी लिखूंगा, तो ये हो गया क्यू ई और एम जी। यहाँ से अब हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? यहाँ पर हम उसको बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है हमारी V अपॉन डी के। तो देखो भाई, क्यू V अपॉन डी इज इक्वल टू एम जी। हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि वोल्टेज आ गया ना। अब देखो वोल्टेज यहाँ से बराबर है एम जी, यहाँ पर डी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं यहाँ पर डी क्यों लिख रहा हूँ बार बार, और यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। ये जो डी है ना, ये आर ही है, तो हम इसे डी या आर कुछ भी लिख सकते हैं। मास कितना है मेरे पास? हमारा मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और ये क्या है? जी तो 9.8 होता है, और डी मतलब आर कितना है? आप इसे डी कर दो, और 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद बस हो गया। अब क्यू कितना है? क्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर है 1.023 इंटू 10 की पावर -8 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर है जो वोल्ट हमें चाहिए था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि न्यूमेरिकल नंबर बुक में 10 है। इसका डेटा बनाओ। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ वेट 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ये इसका वेट है 5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। आगे क्या है? सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड 50 मिलीमीटर लॉन्ग। ये क्या है? इसकी लेंथ कितनी है? 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर का मतलब 50 को 1000 से डिवाइड कर दो, 0.05
मीटर। इसकी लेंथ भी हमारे पास मालूम होंगे, एच टू अ पॉइंट चार्ज इंसुलेटिंग व्हेन अ चार्ज ऑफ कूलम। अच्छा ये क्या है, ये चार्ज है तो इसको क्यू से शो करेंगे। कितना है, 6 × 10⁻⁸ कूलम प्लेस्ड ऑन द बॉल एंड थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा है कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। विद द वर्टिकल व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन। चार्ज डेंसिटी को हमने फाइंड करना है। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन है जो चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं और यही हमने फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो इसे किस तरह से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सिग्मा के लिए पूरी चीज़ें मालूम नहीं है। हमें जो ये क्या बोल के रहा है, देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये फोर्स एक्ट हो रही है और ये एक एंगल से इस पर लग रही है। यहाँ पर कितना एंगल है, 30। आप चाहें तो पेपर में बना लें वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये हमारा जो ये है चार्ज की एक प्लेट है और ये एक समझ लें एक रस्सी से खिंचाव हो रहा है इसको, और यहाँ पर जो इसकी जो रस्सी है वो इसको टेंशन से शो किया जाता है, ये टेंशन है। और इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो यहाँ पर यूँ फोर्स लग रही है, और जो वेट होता है वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। ठीक है, और ऊपर ये वाई एक्सिस है तो इसे मैं टी वाई बोल देता हूँ, इसे टी को हटा दो। ऊपर वाई एक्सिस होता है ना, इधर एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पर फोर्स लग रही है। यहाँ तक बात क्लियर है, और यहाँ पर टी वाई है तो यहाँ पर टी एक्स होगा। सही है, तो इस तरह से कुछ हमारा एक डायग्राम बन रही है। तो यहाँ से देखें, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये जाहिर बात है 60 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। तो मैं अगर टी वाई और टी एक्स को फाइंड करना चाहूँ तो टी वाई बराबर है टी कौन सा फॉर्मूला है, टी वाई के लिए टी साइन होता है, टी साइन थीटा। और अच्छा अब यहाँ पर टी क्या चीज़ है, यही तो सवाल है कि भाई टी क्या चीज़ है। भाई ये जो टी है ना, ये हमारी मैंने y के डायरेक्शन के लिए है, तो ये देखो y की डायरेक्शन में वो ऊपर टी वाई है तो नीचे कौन है, w है, तो मैं t की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, w पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर 5 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय साइन का साइन आ जाएगा, और थीटा की जगह मैं 60 पुट करूँगा, 30 पुट नहीं करूँगा। 30 ये वाला एंगल है, 60 ये वाला, तो ये 60 पुट करूँगा। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम डिराइव करेंगे, डेरिवेशन बनाएंगे और उस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा टी वाई इसके बराबर है तो टी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी एक्स इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो ये जो टी एक्स है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है ना, तो मैं बोल दूंगा कि एफ बराबर है टी एक्स के और डब्ल्यू बराबर है टी वाई के। यहाँ तक बात क्लियर है। ये देखो ना, ऊपर टी वाई जा रहे हैं, नीचे डब्ल्यू जा रहा है, तो इन दोनों ने बैलेंस किया हुआ तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर टी एक्स जा रहा है, यहाँ पर फोर्स जा रही है, तो ये दो बराबर है, बैलेंस किया हुआ, तो टी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक और चीज़ समझ आ रही है, ये जो एफ होता है वो तो क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, और क्यू और ई किसके बराबर होता है, यहाँ पर ई किसके बराबर होता है, देखो मैं क्यू को ऐसे लिखूंगा, ई किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आता है, हमारे गॉस लॉ से आता है। तो कुल मिला के एफ किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब उसकी वैल्यू डाल दूंगा। तो देखो अब मैं किसका बोल सोचना चाहिए, यहाँ पर कॉस है। ठीक है, साइन मैंने लिखा हुआ, ये कॉस है, मैं टी एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टी एक्स की जगह मैं इसको अभी नहीं लिया, अभी मैं इसको लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टी एक्स इसके बराबर है, टी एक्स इसके बराबर है। ठीक है, तो पहले तो टी एक्स एफ के बराबर था, लेकिन एफ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये पूरा किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो मैं इसको इसकी जगह टी एक्स की जगह लिख दूंगा, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब हम वो जो दूसरी चीज़ थी तो क्या था, डब्ल्यू वाला था, ये वाला था, टी वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो मैं दूसरी वाले को देख रहा था, तो डब्ल्यू इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये इक्वेशन 1 बना दिया है मैंने और ये इक्वेशन 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करूँ तो क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। W अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। इससे होगा क्या, टी से टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर, W अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। बस इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और राजा भाई राजा, यहाँ पर देखो W अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
टेन थीटा की जगह क्या पुट करूँगा 60 पुट करूँगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो सिग्मा चाहिए था, तो सिग्मा ये रहा। तो ये पूरी चीज़ को मैं वहाँ ले जाता हूँ, बाकी चीज़ें इधर ले आऊँगा। देखो डब्ल्यू ये 10 डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और ये पूरी चीज़ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गई। अब देखो क्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10 60 ये 60 है और मल्टीप्लाई बाय क्यू और 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया है। आंसर तो नहीं, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। हमारा आया है फाइनली, इसके अंदर मैंने डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपने याद करनी पड़ेगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो बस सब चीज़ें यहाँ पर हम मौजूद हैं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानी, जो कि हमारा अभी कौन सा हुआ 10वां हुआ, अब हम 11वें की जानी पड़ते हैं। इसे देखो भाई, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। तो मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन से शो कर दूँ, ये फाइंड करने हैं। आगे क्या है, ईच ऑफ 2 सिमिलर स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ 10 ग्राम, हर का जो वजन है वो 10 ग्राम है। 10 ग्राम का मतलब 0.1201 kg, मैंने ग्राम से इसको kg में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आगे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जिव बी बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जिव फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ई हमें गिवन पेपर में हो सकता है, पेपर में हो, लेकिन ये तो याद भी होना चाहिए। तो याद हो गया होगा आपको -19 कूलम। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है, तो इसमें हमने करना, वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सॉल्यूशन में भी हम यही चीज़ लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं किस तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बस इतना ही लिख दो, बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वही KQ1 Q2 अपॉन R²। तो लेकिन यहाँ पर हम K की ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 4, या फिर आप K ही लिख दें, इसकी ज़रूरत थोड़ी है इतनी। हाँ आप K लिख सकते हैं, Q1 Q2 लिखें, इसको छोड़ो Q1। अच्छा Q1 Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधा Q² भी लिख सकते हैं, दो हैं तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। KQ² अपॉन R²। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू G M1 M2, तो इसको भी मैं स्क्वायर करूँ अपॉन R²। तो देखो इस R² से ये R² कैंसिल हो गया, हमें मालूम क्या करना था। अच्छा लेकिन सबर करो, थोड़ा सबर करो, यहाँ से Q आएगा, उसके बाद N भी आएगा, तो मुझे यहाँ से Q निकालना है। तो देखो G M² और ये K इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, सही क्या है ना, ये Q² था ना, यहाँ पर Q² है, K यहाँ पर इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पर Q चाहिए, तो G M² अपॉन K, यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो इसकी आंसर आ जाएगा। देखो G की वैल्यू 6 इंटू 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 होती है, मास दिया गया। K की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास कितना है वो दिया, मास 0.01 का स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ पर कैलकुलेटर में डालते हैं तो आंसर आएगा, आया है भाई 8.61 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, ये आ गया। अब यहाँ से दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, N आ जाएगा, Q इज इक्वल टू NE, और N बराबर है Q अपॉन E। ठीक है, तो इसमें Q भी है E भी है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर है 5.37 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं 10 ग्राम की प्लेट में से। ठीक है, तो यार वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, लेकिन न्यूमेरिकल भी रहते हैं। अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं अभी अगली वीडियो पे कुछ करेंगे कि भाई चैप्टर ये जो 13 और ये 15 निपटा दें, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर ही रोकते हैं। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसका। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, वरना चैनल में तो वीडियोज़ में मौजूद हैं बाकी। ठीक है, बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।